व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है कि व्हीटस्टोन सेतु में देखिए ये ना व्हीटस्टोन सेतु है, ये अपने क्या कह सकते हैं शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है? शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, ये शून्य विक्षेप किसका होता है? गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर जिसे हिंदी में बोलते हैं धारामापी, धारामापी का शून्य विक्षेप। ये शून्य विक्षेप किसका होता है? धारामापी का शून्य विक्षेप। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इस तरह की संरचना होती है कुछ। अपना माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो अपना एक बार। इस प्रकार से कुछ संरचना होती है व्हीटस्टोन सेतु की। यहाँ पर बिंदु ए, ये बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लग रही है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई होती है। ये एक कुंजी है जिससे हम कहते हैं स्विच, K1 स्विच है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु B और बिंदु C के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है जिसे बोलते हैं धारामापी, और एक कुंजी लगी होती है, K2 कुंजी लगी होती है। प्रतिरोध की बात करते हैं तो देखिए 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 और 4। देखिए P प्रतिरोध, Q प्रतिरोध, R प्रतिरोध और S प्रतिरोध, PQRS, ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बैटरी से आपने जोड़ा है, तो बैटरी से जोड़ा है तो मतलब क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होगी बैटरी की सहायता से। बैटरी का ये धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल, धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई जाएगी। आई यहाँ पर ये ए बिंदु तक आई पहुंची। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 2 रास्ते हो गए, तो धारा है दोनों रास्तों में बट जाएगी। ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ मैंने मान लिया कि धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो ए से डी के मध्य कौन सी धारा प्रवाहित होगी? I माइनस I1। ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में अगर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो ए से डी के बीच में कौन सी धारा प्रवाहित होगी? I माइनस I1 धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पर क्या होता है कि इसको मैं वापस बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी बिंदु पर क्या होगा, बी बिंदु पर ये I1 धारा है, ये बी बिंदु पर 2 भागों में बढ़ जाएगी। 2 भागों में बढ़ेगी तो कौन सी होगी? एक तो होगा I1 माइनस IG, IG जो गैल्वेनोमीटर के लिए जो धारा की आवश्यकता है वो IG, और ये हो जाएगी IG धारा। गैल्वेनोमीटर के लिए एक धारा जाएगी IG, और ये I1 धारा थी, उसमें से I1 में से IG घट जाएगा, जो पीछे जो धारा रहेगी वो इस पथ से गमन करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, यहां पर देखिए ये I माइनस I1 धारा यहां पर आ रही थी, यहां पर IG आ रही है, तो I माइनस I1 प्लस IG धारा यहां पर प्रवाहित होगी। यहां पर कौन सी धारा प्रवाहित होगी? देखिए दोनों धाराएं हैं आके यहां पर मिल रही है। ठीक है, ये दोनों धाराएं आके मिलेगी तो फिर आगे कौन सी धारा प्रवाहित होगी? I माइनस I1 प्लस IG धारा प्रवाहित होगी, और ये सारी धाराएं अगर यहां पर आके मिलती है तो आपस I धारा प्रवाहित होगी। देख लो I1 है, ठीक है, इन दोनों धाराओं को जोड़ देंगे, यहां पर धाराओं को जोड़ दो तो क्या होगा? I1 माइनस IG, ठीक है, प्लस I माइनस I1 प्लस IG, तो IG से IG कट गया, प्लस इधर ये देखिए IG माइनस का है, ये IG प्लस का है, तो IG से IG कट गया, I से I कट जाएगा, सॉरी I1 से I1 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में? I रहेगा, प्लस का I रहेगा, तो यहाँ पर प्लस की I की धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में। इस प्रकार से कुछ परिपथ होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत होता है कि यहाँ पर जो आपको 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, इन 4 प्रतिरोधों में से व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ये जो 4 प्रतिरोध है, इसमें से 3 तो ज्ञात प्रतिरोध है और एक अज्ञात प्रतिरोध है। 3 ज्ञात प्रतिरोध, कोई से भी 3 मान लो, जैसे मैंने मान लिया कि P, Q और R, ये तीनों क्या है? ज्ञात प्रतिरोध, मतलब इनका मान हमें पता है।
ज्ञात प्रतिरोध है, इनका मान हमें पता है। और एक ये एस प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसका हमें मान पता नहीं है। एक कोई सा भी हमने तार लेके इसको जोड़ दिया, ठीक है। एस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। प्रतिरोध तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात प्रतिरोधों का उपयोग करते हुए अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या करता है? व्हीटस्टोन सेतु क्या करता है कि ज्ञात प्रतिरोधों का उपयोग करते हुए अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। इसका मान हमें ज्ञात करना होगा। ये व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ता है। अब देखिए इसकी रचना की बात करते हैं, तो इसकी रचना क्या होगी? रचना कैसे कह सकते हैं कि कोई 4 प्रतिरोध है, जिसमें से 3 ज्ञात है और 1 अज्ञात है। इन 4 प्रतिरोध को एक चतुर्भुजाकार आकृति, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के प्रत्येक भुजाओं पर आपतित कर देते हैं। ये जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा पर इन चारों प्रतिरोधों को आपतित कर देते हैं, ठीक है। पी क्यू आर और एस, इन चारों प्रतिरोधों को इस चतुर्भुज की भुजाओं पर आपतित कर दिया। चतुर्भुज के बिंदु बी और बिंदु डी के मध्य एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 को आरोपित करते हैं। बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य एक बैटरी और एक कुंजी को लगाया जाता है, जिसके कारण इस पूरे परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी रचना की बात कर सकते हैं। इसकी रचना क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसका अध्ययन कर लिया। अब इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं कि क्रियाविधि कैसे होती है, ये कार्य कैसे करता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तो कुंजी K1 है, K1 कुंजी मतलब क्या होता है? स्विच। स्विच जैसे खटका नहीं होता, खटका ऑन करते हो जैसे फैन स्टार्ट हो जाता है, खटका ऑन करते हो लाइट स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही ये कुंजी है, स्विच है। तो स्विच को जैसे ही आप ऑन करोगे, ऑन करते ही क्या होगा, ये परिपथ बंद परिपथ हो जाएगा। ये बंद परिपथ होगा तो क्या होगा, यहां से धारा का मान प्रवाहित होगा। तो कुंजी K1 को ऑन करने पर परिपथ के अंदर I धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है। तो परिपथ के अंदर I धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। परिपथ के अंदर I धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, ये I1 इधर से जाएगी, इधर से I माइनस I1 जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर कुंजी K2 को ऑन करते हैं। K2 को ऑन करेंगे तो बिंदु B से D की तरफ धारा प्रवाहित होगी। K2 को ऑन करना पड़ेगा। अगर आपने K2 को ऑन नहीं किया है तो ये परिपथ खुला परिपथ हो जाएगा। तो धारा जितनी I1 यहां से जा रही है ना, ये सारी की सारी I1 इधर से निकल जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, K2 को ऑन करना पड़ेगा। K2 को जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये धारा बिंदु B से होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए प्रवाहित होगी और इधर से होते हुए वापस निकलेगी। इस प्रकार का परिपथ बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, K1 को ऑन करेंगे, उसके बाद में K2 को ऑन करेंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर से धारा प्रवाहित करने के लिए। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आपने अमीटर वोल्ट मीटर देखा है, अमीटर देखा है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर भी कुछ इस तरह की डिवाइस होती है, इस तरह की डिवाइस होती है। लैब के अंदर आपने देखा होगा इसको, जो भी है इसको समझ लेना थोड़ा, ठीक है। इस तरह की कुछ डिवाइस होती है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्केल लगी हुई होती है गैल्वेनोमीटर में, और इधर एक कांटा होता है, ठीक है। ये कांटा होता है, इधर से जुड़ा हुआ होता है कांटा गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर है ना मान दे रखे होते हैं। एक तो इधर 0 मान दे रखा होता है, ठीक है। और इधर जैसे कुछ है, उधर हो सकता है 5 है, इधर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 25 तक मान दे रखे। तो 25 यहाँ पर भी दे रखे थे, 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या है, धारा मापी है। ये क्या है, धारा मापी। धारा के मान को मापता है, और किस में मापता है, माइक्रो एम्पियर में मापता है। किस में मापता है ये, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब 10 की घात -6 है ना। माइक्रो मतलब क्या हो गया, 10 की घात -6 हो गया ना। माइक्रो मतलब 10 की घात +6 हो गया, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर के अंदर ये नहीं, 10 की घात -6 के अंदर मापेगा, ठीक है। माइक्रो एम्पियर के अंदर 10 की घात -6 के अंदर मापेगा। तो यहाँ पर क्योंकि एम्पियर का मान बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उससे थोड़ा कम मान लेना पड़ता है हमें। तो हाँ, तो यहाँ पे धारा है, तो धारा को इस तरह से ये मापेगा। ये धारा मापी है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप इस परिपथ को देखो, जैसे ही आप यहाँ से देखिए, ये IG धारा है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रवाहित करेंगे। IG धारा जैसे ही गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रवाहित होगी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के जो एक कांटा है, इस कांटे के अंदर विक्षेपण उत्पन्न हो जाएगा। ये कांटा है ना, ये कांटा हिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर विक्षेपण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो
ये जो है धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो व्हीटस्टोन सेतु है ये कार्य करना कब स्टार्ट होता है? जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो विक्षेपण। जब गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हो उसके बावजूद गैल्वेनोमीटर का मान कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, शून्य विक्षेपण। ये कांटा यहीं पे रुका हुआ रहेगा ना, तो उस कंडीशन में व्हीटस्टोन सेतु अपना कार्य करना स्टार्ट करता है। व्हीटस्टोन सेतु किस पर आधारित होता है? गैल्वेनोमीटर के धारामापी के शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कई बार समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? शून्य विक्षेपण होना जरूरी है, यहाँ पर जीरो मान होना जरूरी है। जीरो मान होगा तभी धारा प्रवाहित, तभी ना व्हीटस्टोन सेतु अपना कार्य करना स्टार्ट होगा। अभी देखिए जीरो मान कब होगा? जीरो मान किस कंडीशन में हो सकता है? एक आपको चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो धारा की दिशा है ये तो आपको पता ही है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ धारा प्रवाहित होती है। इसके साथ ही धारा की दिशा अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ प्रवाहित होती है। धारा की दिशा, धारा अधिकतम, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना हमेशा। धारा अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा हमेशा अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां से देखिए धारा गमन करना स्टार्ट करेगी, बिंदु ए तक पहुंची। बिंदु ए से अगर धारा बिंदु बी पर पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है पता है? बिंदु ए पर विभव का मान अधिकतम है और बिंदु बी पर विभव का मान क्या है? न्यूनतम है। तभी धारा है बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ गमन करेगी। अगर धारा बिंदु बी से बिंदु डी की तरफ गमन कर रही है, देखिए आईजी धारा प्रवाहित हो रही है बी से डी की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया? बिंदु बी पर विभव का मान अधिकतम है और बिंदु डी पर विभव का मान क्या है? न्यूनतम है। वीबी है वो बड़ा है वीडी से। बिंदु बी पर विभव है वो अधिकतम होगा बिंदु डी पर विभव है। इस कारण बिंदु बी से बिंदु डी की तरफ धारा प्रवाहित होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो धारा की दिशा हमेशा क्या होती है? अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ होती है। और आप ये भी देख सकते हो ना, जैसे बिंदु ए है, बिंदु ए पर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लिया ललित सुंदेशा बिंदु ए पर उपस्थित है, यहां से बिंदु बी की तरफ जा रहा है, बीच में आ गया लाल जी के समोसे की दुकान। ललित के पास में 50 रुपए थे, 50 रुपए से 10 रुपए इसने खर्च करके समोसा खा लिया। समोसा खाने के बाद में जैसे ही बिंदु बी पर पहुंचेगा तो इसके पास में कितने रुपए रहेंगे? 40 रुपए। मतलब विभव का मान तो कम हो गया ना, बिंदु ए पर जितना इसका विभव था और बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर तो विभव का मान कम हो गया। तो उसी कारण धारा की दिशा क्या होती है? बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ गमन कर रही है, अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ। अब बिंदु बी से बिंदु सी पर पहुंचोगे तो बीच में प्रतिरोध आ जाएगा। ये प्रतिरोध क्या करेगा? विभव के कुछ विभव खा लेगा, विभव का मान कम कर देगा, तो जिसके कारण धारा है बिंदु बी से बिंदु डी की तरफ प्रवाहित होगी। यहां पर भी एक ये चीज हो रही है, यहां पर भी गैल्वेनोमीटर एक प्रतिरोध का भी कार्य करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध का भी कार्य करता है। तो यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या करेगा? विभव का मान कम कर देगा। अब गैल्वेनोमीटर है ये शून्य विक्षेपण कब प्रदर्शित करता है? जीरो विक्षेपण कब प्रदर्शित करेगा? जब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। मतलब आप धारा तो डाल रहे हो लेकिन गैल्वेनोमीटर जीरो विक्षेपण प्रदर्शित कर रहा है। कब करेगा? जब बिंदु बी पर जो विभव है और बिंदु डी पर जो विभव है, इन दोनों विभवों का मान क्या होगा? समान होगा। आपने कुंजी जोड़ दी K2, उसके बावजूद बिंदु बी और बिंदु डी पर अगर विभव का मान समान है, अगर बिंदु बी पर जो विभव है वो बराबर है बिंदु डी पर विभव के, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करेगा। क्योंकि इन दोनों पर अगर विभव का मान समान है तो धारा यहां से प्रवाहित ही नहीं होगी, क्योंकि धारा तो कह रही है कि मैं तो हमेशा अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ प्रवाहित होंगी। तो यहाँ पर तो देखिए दोनों विभव का मान समान है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। जबकि यहाँ पर बिंदु सी पर विभव का मान कम है, तो धारा की सारी दिशा क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। तो आई जी का मान जीरो हो जाएगा। तो धारा सीधी I1 इधर से आएगी तो वापस I1 यूं क्यों निकल जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा? जब बिंदु बी और बिंदु डी पर विभव का मान समान होगा, इस कंडीशन में। तो जो धारामापी है, हम कह सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। धारामापी शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। कब करता है? धारामापी इस कंडीशन में शून्य विक्षेपण को प्रदर्शित करेगा। धारामापी शून्य विक्षेप प्रदर्शित करता है। जब बिंदु बी पर विभव बिंदु डी पर विभव के बराबर हो जाएगा तो धारामापी शून्य विक्षेप प्रदर्शित करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा?
गैल्वेनोमीटर का मान 0 हो जाएगा, मतलब इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में व्हीटस्टोन सेतु अपना कार्य करना शुरू होता है, और इसे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? संतुलन की अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु के, इसे व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था होगी उसे व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था कहेंगे, जब Vb बराबर क्या हो जाएगा? Vd के, बिंदु बी पर विभव बिंदु डी के विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये होती है संतुलन की अवस्था। अब संतुलन की अवस्था में ही ना ये क्या नाम इसका, व्हीटस्टोन सेतु है, ये अपना कार्य करना स्टार्ट करेगा। संतुलन की अवस्था में ये कार्य करेगा। ठीक है, और संतुलन की अवस्था में ही आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हो। अब देखिए, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 4 प्रतिरोध है आपके पास में। अज्ञात प्रतिरोध को आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो। एक तो आप इसको सीधा भी ज्ञात कर सकते हो, आपकी बुक में दोनों तरीके दे रखे हैं। एक तो सीधा ज्ञात करने के लिए भी दे रखा है, और एक केवीएल की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि अगर एग्जाम में कोई आ गया व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किए, संतुलन की अवस्था के अंदर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करो, तो आपको अगर वो है ना क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि केवीएल की सहायता से ज्ञात करो, तो आपको केवीएल की सहायता से ज्ञात करना है। और अगर केवीएल की सहायता से ज्ञात करने का नहीं बोल रहा है, तो आपको सीधा भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं केवीएल की सहायता से ज्ञात कर लेता हूं, उसके बाद में सीधा ज्ञात कर लेता हूं। संतुलन की स्थिति में केवीएल की सहायता से संतुलन की स्थिति में केवीएल की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस परिपथ को, इस परिपथ में देखिए आपको केवीएल कैसे लगाना पड़ेगा। केवीएल कैसे लगाओगे? एक तो देखिए आपके पास में लूप देखने पड़ेंगे। सबसे पहले लूप कौन कौन से है? एक तो एक ये लूप हो गया और एक ये लूप हो गया, 2 लूप हो गया हमारे पास में। इस लूप की बात करते हैं। इस लूप के लिए केवीएल मैंने लगा दिया, इस दिशा में लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले किसी दिशा में लगाओ, इस दिशा में लगा दिया केवीएल। इस लूप में भी मैंने क्या लगा दिया? इसी दिशा में केवीएल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, केवीएल। ठीक है, केवीएल। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लूप की बात कर रहे हैं। पहले लूप की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर बिंदु ए से बी, बी से डी और डी से वापस ए। तो लूप कौन सा होगा? ए से बी, बी से डी और डी से ए के लिए केवीएल लगाएंगे। तो कैसे लगेगा? बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाएंगे, धारा की दिशा में जाते हैं। अगर प्रतिरोध आता है तो प्रतिरोध के कारण जो विभव का मान होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। धारा की दिशा में प्रतिरोध आया कि नहीं आया? ये होता है सूत्र, समीशन V बराबर 0। धारा की दिशा में प्रतिरोध आया, प्रतिरोध के कारण विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो माइनस I1 और P विभव का मान है, और I1 इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो P गुणा V1 हो जाए, I1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसके प्रतिरोध के कारण विभव के मान के बराबर। अब यहां से देखिए, यहाँ बिंदु B तक पहुंच गए। अब बिंदु B से बिंदु D तक, यहाँ पर तो अब संतुलन की अवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इस पूरे परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, और धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो यहाँ पर इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा अपन आते हैं बिंदु डी से बिंदु ए की तरफ। बिंदु डी से बिंदु ए की तरफ देखिए, धारा की विपरीत दिशा में अगर आप गमन करते हो, केवीएल अगर धारा की विपरीत दिशा में लगता है और प्रतिरोध आएगा, तो प्रतिरोध का मान धनात्मक लेना पड़ेगा, प्रतिरोध के कारण विभव का मान धनात्मक लेना पड़ेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में धनात्मक, तो प्लस I माइनस I1 और कोष्टक में अंदर R बराबर 0। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब देखिए, ये देखिए I1 P है, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आएगा? I माइनस I1 कोष्टक में R बराबर I1 P के। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में लूप, दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरा लूप क्या होगा? B से C, C से D और D से A। D से C, C से D और D से B वापस, ये नहीं, D से D, D से B, ठीक है, के लिए। दूसरे लूप के लिए निकालेंगे तो दूसरे लूप के लिए कैसे निकलेगा? देखो, केवीएल लगाएंगे, धारा की दिशा में केवीएल लगा रहे हैं, धारा की दिशा में लगाएंगे। अब देखिए, धारा की दिशा है उसमें केवीएल लग रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के कारण विभव का मान क्या होगा? ऋणात्मक लिया जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे।
I1 माइनस IG और प्रतिरोध क्या है Q, गुणा में Q आ जाएगा। फिर यहां से बिंदु C से D की तरफ आओगे, धारा की विपरीत दिशा में गमन कर रहे हो तो प्रतिरोध का मान धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो डायग्राम है, ये जब धारा है इस बिंदु बी से बिंदु डी के मध्य प्रवाहित हो रही है उसके लिए है। यहां पर आप संतुलन की अवस्था की बात कर रहे हो, मतलब ये जो धारा होगी ये नहीं ली जाएगी, आईजी धारा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आईजी धारा को आपको जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आई माइनस आई वन है तो यहाँ पर भी आई माइनस आई वन ही प्रवाहित होगी। ठीक है, और इधर तो आई आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई का मान आ जाएगा। आई माइनस से आई वन कट जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, आई रहेगी, तो आई धारा इधर प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है धारा आपने जीरो कर दी क्योंकि संतुलन की अवस्था की आप बात कर रहे हो। तो इधर देखिए यहाँ पर आई वन धारा होगी तो यहाँ पर सिर्फ आई वन ही होगी ना, आई वन धारा प्रवाहित होगी यहाँ पे। बिंदु बी से बिंदु डी, बिंदु सी से बिंदु डी की बात कर रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में आप गमन करोगे तो क्या होगा, प्रतिरोध आ गया एस, धारा की विपरीत दिशा में धनात्मक, प्रतिरोध के कारण विभव। तो यहाँ पे धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, आई माइनस आई वन धारा प्रवाहित हो रही है, आई माइनस आई वन, और प्रतिरोध एस बराबर में जीरो। अब क्या करना है, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, आई माइनस आई वन एस बराबर आई वन क्यू, ये आ गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहे हो तो क्या आएगा आपके पास में, आई माइनस आई वन आर बट्टा आई माइनस आई वन एस बराबर आई वन पी बट्टा आई वन क्यू। तो आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन कट गया, आई वन से आई वन कट गया, तो हमारे पास में पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास में क्या रह जाएगा, आर अपॉन एस बराबर पी अपॉन क्यू, ये आ जाएगा, ये हमारा संबंध आ गया। ठीक है, आर अपॉन एस बराबर पी अपॉन क्यू, जो कि क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध है, जो कि व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये पूरा सेतु बनाया था, जो भी है ये था व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध है। यहां पर आपको क्या होगा, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में अगर आपको ये देखिए चार प्रतिरोध है, इसमें से 3 प्रतिरोध के मान, जैसे अपन बात कर रहे थे किसके, अज्ञात प्रतिरोध क्या माने थे अपने, अगर P Q और R का अगर आपको मान दे रखा है तो P Q और R का मान लगा दो और S का मान आप निकाल सकते हो इधर से। ठीक है, इस सूत्र से P Q R का मान 3 अज्ञात प्रतिरोध और एक अज्ञात प्रतिरोध है तो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालोगे, S को अगर मैं इधर ले जाता हूँ और P को इधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर आएगा R गुणा Q अपॉन P। इसी सूत्र की सहायता से आप S का मान भी निकाल सकते हो, S को उधर भेज दिया, P को इधर भेज दिया और Q को इधर भेज दिया, तो S बराबर क्या आ जाएगा, R गुणा Q अपॉन P, ये आ गया, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ये तो हो गया किरचॉफ के लॉ से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, केवीएल की सहायता से आपने अज्ञात प्रतिरोध निकाला है व्हीटस्टोन सेतु का। अगर आपको बोल दिया कि केवीएल की सहायता के बिना अगर आपको अज्ञात प्रतिरोध निकालना है तो आप किस प्रकार से निकालोगे, उसका अध्ययन करते हैं। अब केवीएल की बात नहीं करेंगे ना, केवीएल क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर केवीएल से निकालने का कहेगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये केवीएल की सहायता से निकालो। चलिए, तो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध निकालना है आपको। देखो यहां पर, देखो यहां पर मैंने आपको बताया है, जैसे संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि बिंदु ए पर जो विभव है, बिंदु बी पर जो विभव है और बिंदु डी पर जो विभव है, दोनों विभवों का मान समान होगा।
जिसके कारण धारा हमें पता है कि अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ प्रवाहित होती है। बिंदु डी पर विभव से के बराबर है, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पर इसका मान नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, संतुलन की अवस्था में क्या कंडीशन आती है कि वी बी बराबर होता है वी डी के। ये हमारी कंडीशन आती है संतुलन की अवस्था में, है ना। वीबी किसके बराबर है, वीडी के। बिंदु बी पर विभव बिंदु डी पर विभव के बराबर होता है। अब देखो यहां पर मैं इस समीकरण में दोनों पक्षों में वी ए से माइनस कर दूं, वीबी को वी ए से माइनस कर दिया और यहाँ पर वीडी को भी वी ए से माइनस कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने वी ए से माइनस कर दिया, चाहे आप वी ए को इधर ले जाओगे तो वी ए से वी ए कट भी जाएगा, वापस ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो वीबी को वी ए से माइनस कर दिया और वीडी को भी वी ए से माइनस कर दिया। अब देखिए आपको पता है कि धारा अधिकतम से न्यूनतम विभव की तरफ प्रवाहित होती है, अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ। यहाँ पर बी विभव है और यहाँ पर वी ए विभव है। वी ए का मान वीबी से अधिक होगा, तभी तो धारा की दिशा वी ए से वीबी की तरफ है। वी ए का मान वीबी से अधिक होगा, मतलब क्या हो गया, ये वी ए है, ये वी ए का मान वीबी से अधिक है, वी ए बड़ा है वीबी से। इसी के साथ में अगर यहाँ पर भी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए वी ए और वीडी, तो वी ए का मान वीडी से अधिक होगा, इसी के कारण वी ए से धारा है वो वीडी की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी ए है वो वीडी से अधिक होगा। उपरोक्त समीकरण में वी ए वीबी तथा वीडी से अधिक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो मान निकलेंगे वीबी माइनस वी ए है या वीडी माइनस वी ए है, ये पूरे मान का मान, इस पूरा मान है ना, इस पूरे मान को हमें धनात्मक ही लिखना है, ऋणात्मक नहीं लिखना है। ठीक है, तो धनात्मक कैसे लिखा जाएगा, ज्यादा में से कम घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, अगर कम में से ज्यादा घटाओगे तो पॉजिटिव थोड़ी आएगा। तो यहाँ पर तो आप कम में से ज्यादा घटा रहे हो, इधर भी आप कम में से ज्यादा घटा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा में से कम घटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो वी ए प्लस का हो जाएगा और ये वी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लिया तो वी ए प्लस का हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वीडी। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए वी ए माइनस वीबी विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, वी ए और वीबी के मध्य विभवांतर। अब ये वी ए और वीबी के मध्य जो विभव का अंतर है ये किसके कारण हो रहा है, प्रतिरोध के कारण हो रहा है। वी ए पर कुछ विभव था, वी ए जैसे ही बिंदु बी तक पहुंचा, बिंदु बी तक गमन करना स्टार्ट करेगा, बीच में प्रतिरोध आएगा तो प्रतिरोध वी ए के विभव को कुछ कम कर देगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो प्रतिरोध क्या कर रहा है, कुछ विभव को कम कर रहा है। तो यहाँ पर वी ए से वीबी के मध्य जो प्रतिरोध विभव का अंतर होगा वो क्या किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध देखिए इन दोनों के बीच में प्रतिरोध क्या है, पी प्रतिरोध है और I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो वी और वीबी के मध्य प्रतिरोध का अंतर क्या होगा, आई पी I1 बराबर। इसी प्रकार से वी ए और वी डी के मध्य यहाँ पर भी क्या होगा, बिंदु ए से धारा प्रवाहित होगी इधर बिंदु बी डी की तरफ, तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या करेगा, विभव का मान कम कर देगा, तो वी ए पर विभव होगा और वी ए और वीबी के विभव का अंतर क्या होगा, इस प्रतिरोध के विभव के बराबर होगा, इस प्रतिरोध का विभव। तो कितना आ जाएगा, आर कोष्टक में क्या है, आई माइनस I1। ये आ गई हमारी समीकरण 1। इसी के साथ में अपन दूसरी समीकरण भी निकालते हैं। दूसरी समीकरण कैसे निकलेगी देखिए, इसी तरह से दूसरी समीकरण निकालनी है। हमें पता है कि VB बराबर है VD के, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों पक्षों में VC से घटाने पर, दोनों पक्षों को VC से घटा रहे हैं तो क्या होगा, VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। पहले हमने क्या किया था, VA से घटाया था, दोनों पक्षों को VA से घटाया। अब क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों को VC से घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो घटा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कंसेप्शन सही है बिल्कुल। रीजन क्या है इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिंदु B पर जो विभव है वो बिंदु C पर विभव से अधिक होगा, क्योंकि बिंदु B से जैसे धारा प्रवाहित होगी, बीच में प्रतिरोध आएगा तो विभव को
विभव का मान कम कर देगा ये प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिंदु बी पर विभव है, बिंदु सी से अधिक होगा, तो यहाँ पर जो विभव का मान धनात्मक ही आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर बिंदु डी पर विभव है, बिंदु सी पर विभव से अधिक होगा, तो यहाँ पर भी विभव का मान धनात्मक आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, तो यहाँ पर धनात्मक, तो यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब इसके बाद में बिंदु बी और बिंदु सी के मध्य विभव का अंतर क्या होगा, किसके बराबर होगा, जो प्रतिरोध लगा है इसके मध्य, उस प्रतिरोध के विभव के बराबर होगा। तो इस प्रतिरोध का विभव क्या होगा, प्रतिरोध क्यू प्रतिरोध है, और इसके अंदर धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो क्यू I1 बराबर, यहाँ पर बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु सी के मध्य, बिंदु डी और बिंदु सी के मध्य प्रतिरोध S लगा हुआ है और धारा I माइनस I1 प्रवाहित हो रही है, तो बिंदु डी और बिंदु सी के मध्य विभवांतर, विभवों का अंतर किसके बराबर होगा, इसके मध्य लगे प्रतिरोध के विभव के बराबर होगा, तो I माइनस I1 और S आ जाएगा। ये हमारे समीकरण दूसरी आ गई। तो हमारे पास में दो समीकरण आ गई है। ये था क्या, ये था, अच्छा ये रहा। तो हमारे पास में दो समीकरण आ गई है। एक समीकरण तो क्या है, I1 P बराबर R I1 I माइनस I1, तो मैं अभी लिख लेता हूँ, I1 P बराबर R कोष्टक में I माइनस I1, ये इक्वेशन फर्स्ट आई थी और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, I1 P बट्टा I1 Q बराबर R I1 R कोष्टक में I माइनस I1 बट्टा S I माइनस I1, S I माइनस I1, तो I1 से I1 कट जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कट जाएगा, तो हमारे पास वापस ही सूत्र आ जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये सूत्र आ गया। ठीक है, तो आप KVL की सहायता से भी ये सूत्र ज्ञात कर सकते हो और KVL की सहायता के बिना भी ये सूत्र आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।